नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति के रूप में 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पुस्तक के प्रकाशन के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रकाशन विभाग की सराहना की है। साथ ही कोविड-19 की भी होगी बुलेटिन में बात। देश में कोरोना के मामले 22.5 लाख के पार पहुंच गए, जिसमें सिर्फ 28.21% सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुल संक्रमितों में से 69.80% लोग ठीक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। आज उन्होंने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। साथ ही बताएंगे रूस कोरोना की वैक्सीन विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज सुबह ही इसको लेकर घोषणा की। इन तमाम खबरों के अलावा देश और दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने शुरुआती दिनों से ही एक स्वाभिमानी भारत और सशक्त भारत के निर्माण का सपना लेकर काम कर रहे हैं और उनका ये सपना आज पूरा होने की ओर अग्रसर है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भाषणों की लोकप्रियता की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर मंगलवार को एक कॉफी टेबल बुक जारी की, जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, यानी संपर्क, संवाद और परिवर्तन। इस बुक का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के आधिकारिक निवास पर उनकी उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कार्यकाल में पारित हुए विशेष रूप से 3 ऐतिहासिक विधेयकों, 3 तलाक विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का नाम लिया। बीजेपी के पास उच्च सदन में बहुमत नहीं था, फिर भी ये विधेयक पास हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर उच्च सदन की परिपक्वता को दर्शाता है। In line with this spirit, despite composition of the House and stated positions, Rajya Sabha has recently passed certain major bills like the Triple Talaq Bill, the Jammu and Kashmir Reorganization Bill, which is historic, and the Citizenship Amendment Bill. The House has also witnessed quite a few quality debates and also discussions. Amidst the winds of change, I am aware that about 1/3 of the valuable functional time of the House was lost due to disruptions during the last 8 sessions. Collectively, all sections of the House need to strive to bring down this disruption quotient. उपराष्ट्रपति के इन 3 सालों के सफर पर तैयार की गई इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका योगदान हमेशा एक मिसाल बनकर रहेगा। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं की कौशल, इनके फॉर्म कन्विक्शन का ही परिणाम है कि सबसे प्रोडक्टिव सेशन यदि किसी के कार्यकाल में कोई एक सेशन रहा है तो हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी के कार्यकाल में रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली इस पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण तैयार किया गया है, जिसे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया। उन्होंने कहा कि ये किताब कनेक्टिंग विद पीपल बाय कम्युनिकेशन एंड फॉर चेंजिंग इंडिया के बारे में है। मैं तो कहूँगा कि सभी कॉलेज के छात्र या जिनको भी अच्छा भाषण सीखना है, अच्छा भाषण करना है, अच्छे संदर्भ जुटाना है, वो अगर केवल वेंकैया जी के भाषणों को फॉलो करेंगे तो भी वो कभी भाषण में पूरा विचार होता है, पूरी इमोशन होती है। धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि ये पुस्तक समाज के सभी वर्गों को प्रेरित करेगी।
250 से भी अधिक पन्नों वाली इस पुस्तक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने तैयार किया है। राज्यसभा के सभापति देश दीपक वर्मा और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति के रूप में 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पुस्तक के प्रकाशन के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रकाशन विभाग की सराहना की है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा के साथ संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया है। राज्यसभा में हाल के कुछ सत्रों में बेहद प्रभावी कामकाज हुआ है और उत्पादकता लगातार काफी ज्यादा रही है। 3 साल के दौरान राज्यसभा की कार्यप्रणाली में सुधार और विविधता लाने के लिए सभापति एम वेंकैया नायडू के निरंतर प्रयास से उच्च सदन में उतार चढ़ाव के बावजूद धीरे धीरे तस्वीर बदलनी शुरू हुई। इस बात का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे बदलाव की बयार बताया। उपराष्ट्रपति ने सार्थक बहस और रचनात्मक नजरिया अपनाकर संसद और विधानसभाओं को ज्यादा जीवंत बनाने पर जोर दिया। The expectations of the people are very high, and we are House of Elders, so we must set up standards and live up to the expectations of the people. Whatever change was visible in the functioning of the Rajya Sabha, it was an account of understanding shown and cooperation extended by the leaders and members of various parties. I compliment all of them for the same and urge them to do even more. We need to ensure that our parliament and legislatures become more vibrant and robust by raising the standards and qualities of debates, as also by adopting a constructive approach. कॉफी टेबल बुक के विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में 3 साल के कामकाज का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उच्च सदन के बीते 8 सत्रों के दौरान कई ऐतिहासिक कानून समेत 93 विधेयक भी पारित हुए, जिनमें से 60 विधेयक यानी 65% पिछले 3 सत्र में पारित हुए हैं। खासकर 249वें और 250वें सत्र की उत्पादकता 100% रही। 60 bills amounting to 65% of the total were passed during the last 3 sessions. This further supports the visible winds of change in the form of improved legislative output. This has to be noted. The functioning of the 8 department-related standing committees of Rajya Sabha has been another area of my concern. I have been sharing the same with the chairman of those committees and leaders of various parties. I am happy to report that the average attendance in the meetings of these committees have for the first time crossed over 50% during 19 and 20. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि छात्र जीवन से लेकर आज तक वो जन सरोकारों से मार्गदर्शन हासिल करते रहे हैं। संवैधानिक मर्यादाओं और जन अपेक्षा को उन्होंने अपनी प्रेरणा बताया। Parliamentary debates, Constituent Assembly debates, the freedom struggle, contribution made by various heroes, various hues of thought, how they have all taken up this mission to get freedom to our country, that has really enhanced my stamina, my strength and knowledge. I try to pass it on to the younger generation through my articles. कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि महामारी के कारण ये साल उनके लिए विशेष कठिन रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में भरसक प्रयास रहा है कि विभिन्न भाषाओं के मीडिया में अपने आलेखों के या फिर फेसबुक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से जन साधारण से निरंतर संवाद कर सकूं। This year has not been easy for me, I must admit it. Then I took a deep breath and reflected on the new reality and summoned the internal reserves to find the way forward. The answer was to stay calm and to reset the mind to define the new normal of life. In essence, the coronavirus-induced confinement kept me more busy and engaged than before. I scaled up the mission. I reached to around 1,600 or so people, including school, college, and university mates. I enjoyed it. They also enjoyed. The teachers, the colleagues, legislators, including almost all the members of the Rajya Sabha. I personally spoke to them.
उपराष्ट्रपति ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि वो एकजुट होकर कोविड-19 महामारी के कारण हुई आर्थिक बाधा को पीछे छोड़कर देश को जरूरी उच्च विकास दर के रास्ते पर बनाए रखें। उन्होंने 2022 तक विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हर तरह से पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल पर आज जारी हुई कॉफी टेबल बुक में भारत और विदेश में उपराष्ट्रपति के कार्यक्रमों की जानकारी समाहित है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सुधार के लिए उपराष्ट्रपति की तरफ से उठाए गए कदमों और दिए गए सुझावों को भी इस किताब में शामिल किया गया है। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। प्रकाशन विभाग की ओर से लाई गई 250 से अधिक पन्नों की इस किताब में भारत और विदेश में उपराष्ट्रपति की यात्राओं सहित उनकी परिवर्तनशील गतिविधियों की शब्दों और चित्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। पुस्तक में उपराष्ट्रपति की विदेश यात्राओं, विश्व नेताओं के साथ उनकी बातचीत और विभिन्न देशों में भारतीय प्रवासियों को उनके संबोधन से संबंधित कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। राज्यसभा में कामकाज को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो बदलाव किए हैं, उनके लिए उच्च सदन के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की तरफ से उठाए गए कदमों का जिक्र और इसके फलस्वरूप उच्च सदन के कामकाज में जो उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, उसका जिक्र भी इस पुस्तक में किया गया है। साथ ही किसानों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, युवाओं, प्रशासकों, प्रमुख उद्योगपतियों और कलाकारों के साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की बातचीत की झलक भी इस किताब में मौजूद है। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में ये बताया गया है कि किस तरह से उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान समय का प्रभावी ढंग से सदुपयोग किया और अपने मित्रों, शिक्षकों, लंबे समय तक साथ में काम करने वाले सहयोगियों, पुराने और नए परिचितों, रिश्तेदारों, सांसदों, आध्यात्मिक गुरुओं और पत्रकारों इत्यादि का हालचाल जानने के लिए मिशन कनेक्ट शुरू किया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, संसदों के दोनों सदनों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और राज्यसभा के सभी सांसदों के साथ टेलीफोन पर भी बातचीत की। ये किताब वास्तविक और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से बिक्री के लिए उपलब्ध है। 1500 रुपये की कीमत के साथ पी बुक प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्रों और देश भर में अधिकृत एजेंटों से खरीदी जा सकती है। भारत कोश पोर्टल के माध्यम से और प्रकाशन विभाग की वेबसाइट से इस किताब को खरीदा जा सकता है। इसका मूल्य 1125 रुपये है, जो पी बुक की लागत का 75% है। इसके अलावा ये पुस्तक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़ॉन और गूगल प्ले स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति के तौर पर 3 साल पूरा करने के लिए बधाई दी। राजनीतिक जगत से लेकर विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने भी उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी हैं। बधाई पत्र में राष्ट्रपति ने लिखा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ काम करने का और देश के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। उपराष्ट्रपति के तौर पर आप भावी पीढ़ी को ये सीख देने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं कि किस प्रकार बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, जोश और उमंग को राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी सकारात्मक कदम में तब्दील किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति के तौर पर सदन के अभूतपूर्व संचालन के लिए एम वेंकैया नायडू की प्रशंसा करते हुए लिखा कि कानून और संविधान की व्यापक समझ ने आपको लोक सेवा के लिए सही निर्णय लेने में दक्ष बनाया है। आपका सार्वजनिक व्यवहार सहज भाव से ओतप्रोत है, जो समावेशी और मजबूत भारत के निर्माण के लिए अंतिम व्यक्ति को भी प्रभावित करने में सहायक है। उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति के तौर पर 3 साल पूरा करने के अवसर पर मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपके एवं आपके परिजनों को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उपराष्ट्रपति को 3 साल पूरा करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाते हुए राज्यसभा के कार्य संचालन में आपने नई दिशा प्रदान की है। अत्यधिक व्यस्तता में भी सामाजिक सरोकारों और आमजन से आपका निरंतर जुड़ाव अनुकरणीय है। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी उपराष्ट्रपति को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि बिना रुके, बिना थके काम से परिश्रम को परिणाम में बदलने वाले माननीय भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी को शानदार 3 वर्ष पूरा होने पर हार्दिक बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं कोविड-19 की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। आज उन्होंने उन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जहां इस समय 80% सक्रिय मामले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग सही दिशा में है, हमें जांच बढ़ाने की रणनीति पर काम करना होगा, इसके संक्रमण की जल्द पहचान कर इसके फैलाव को रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 राज्यों में संक्रमण रोक लिया तो देश कोरोना से जंग जीत जाएगा। सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और इन राज्यों में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के इन 10 राज्यों में ही कोरोना के कुल 80% एक्टिव मामले हैं और अगर इन 10 राज्यों में हम कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना से औसत मृत्यु दर पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम है। अब भारत में एक्टिव मामलों का प्रतिशत भी कम हुआ है और रिकवरी रेट भी बढ़ा है। उन्होंने जिन राज्यों में टेस्टिंग कम है और जहां कोरोना पॉजिटिव अधिक हैं, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल हर दिन 7 लाख टेस्टिंग्स हो रही हैं, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ये सफलता आगे और भी बड़ी होगी और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें, बड़े फोकस में प्रयास करें, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलांस ये सबसे प्रभावी हथियार हैं। अगर हम शुरुआत के 72 घंटों में ही केस की पहचान कर लें तो ये संक्रमण काफ़ी हद तक धीमा हो जाता है। अस्पताल में बेहतर प्रबंधन, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी कोरोना के खिलाफ काफ़ी मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना के मामले 22.5 लाख के पार पहुंच गए हैं, जिसमें सिर्फ 28.21% सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुल संक्रमितों में से 69.80% लोग ठीक हो गए हैं। मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है और ये 2% से नीचे आ गई है। 4 दिन से देश में लगातार कोरोना के मामले 60,000 से ऊपर आ रहे थे, लेकिन अब इसमें गिरावट दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 54,000 से कम मामले सामने आए हैं। वहीं रोजाना होने वाले टेस्ट की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 53,601 मामले सामने आए हैं और 871 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,68,675 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 47,746 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट 69.80% हो गया है। अब तक कुल 15,83,489 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 45,257 हो चुकी है और देश में मृत्यु दर घटकर 1.99% पर पहुंच चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 10 अगस्त तक 2,52,81,848 नमूनों की जांच की गई है और कल एक दिन में यानी कि 10 अगस्त को 6,98,290 सैंपल की जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बनी विशेषज्ञ समिति की बैठक बुधवार को होनी है। नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल इस समिति के अध्यक्षता कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में वैक्सीन की खरीद प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक और नैतिक पहलू पर विचार किया जाएगा। ये समिति राज्य सरकारों और वैक्सीन निर्माताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में भारत में 3 टीके क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं। भारत बायोटेक वैक्सीन और जाइडस कैडिला का फेज 1 का ट्रायल पूरा कर चुके हैं। इनके अलावा तीसरा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, इसकी फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्थिति गंभीर है। सोमवार को आर अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति की ब्रेन सर्जरी की गई थी, जो सफल रही। मस्तिष्क में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए की गई इस सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। रूस कोरोना की वैक्सीन विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज सुबह ही इसको लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका पंजीकृत किया गया है। पुतिन ने दावा किया कि ये टीका आवश्यक परीक्षणों से गुजरा है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 को रोकने में अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। अगर अब भी सही से कोरोना के खिलाफ लड़ा जाए तो उम्मीद की किरण नजर आ सकती है। WHO प्रमुख ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए सतत सामुदायिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक कोशिशों की जरूरत है। WHO का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ के पार हो चुकी है। इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से अब तक 7,36,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आज फ्रेंच भाषा के लर्निंग कोर्स का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय में अधिकारियों के क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी प्राइट की ओर से आयोजित ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कई अन्य भाषाओं में भी आयोजित होगा, जिसमें भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अधिकारियों के लिए फ्रेंच भाषा सीखने से संबंधित लर्निंग कोर्स का शुभारंभ किया। इसके तहत लोकसभा सचिवालय के 45 अधिकारियों को 36 कक्षाओं में फ्रेंच सिखाई जाएगी। इसके लिए हर सप्ताह 2 कक्षाएं सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच होंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों की संसदीय क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उनकी दक्षता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्राइड संस्था के माध्यम से फ्रेंच भाषा के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सारा विश्व एक दूसरे का पूरक बन चुका है, इसलिए विकास की गति बढ़ाने के लिए विभिन्न भाषाओं को सीखना आवश्यक है। और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोकतंत्र में भारत सबसे मजबूत लोकतंत्र, पारदर्शिता लोकतंत्र और दिशा देने वाला लोकतंत्र हो। दुनिया के सभी संसद के सचिवालय के कर्मचारी, अधिकारी भारत की संसद में आकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। उसके लिए हमें उन सब देशों की भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जब भी हम ठीक तरीके से उनका प्रशिक्षण कर पाएंगे, उनसे आदान प्रदान कर पाएंगे और हम भाषा में स्किल होंगे तो भाषाओं के माध्यम से उनसे जुड़ पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर ऐसे कार्यक्रम आने वाले महीनों में जर्मन, रूसी और स्पेनिश के अलावा अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए भी आरंभ होंगे। इनके लिए बनी योजनाओं को साकार करने का दायित्व प्राइड को सौंपा गया है। फिलहाल फ्रेंच भाषा से आरंभ किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को भरोसा है कि इस नई पहल से संसदीय कामकाज की गुणवत्ता में मजबूती आएगी। संसद में भाषाई विविधता पर पहले ही खासा जोर है और सांसद 22 भाषाओं में अपनी बात रख सकते हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद भवन परिसर में विभाग संबंधी स्थायी समितियों का कामकाज जोर पकड़ने लगा है। मंगलवार को रिकॉर्ड संख्या में 9 संसदीय समितियों ने बैठक की और तमाम अहम मसलों पर विचार किया। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रतिनिधियों से दूध की गुणवत्ता विषय पर विचार जाना। वहीं वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी
और नाबार्ड के प्रतिनिधियों ने क्रेडिट फ्लो और अर्थव्यवस्था विषय पर अपनी बात रखी। इस विषय पर वित्त सचिव और वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव ने भी प्रस्तुति दी। आईटी संबंधी स्थायी समिति के समक्ष इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के मुद्दे पर सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य प्रतिनिधियों ने अपना विचार रखा। रसायन और उर्वरक संबंधी समिति ने भी अपनी बैठक की। दूसरी तरफ वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का विचार जाना। लोक लेखा समिति ने भी अपनी 2 बैठकें की। लोकसभा की विशेषाधिकार और सरकारी आश्वासन समिति ने भी बैठक में एजेंडे पर प्रतिनिधियों से चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। नामांकन की आखिरी तारीख 13 अगस्त है। वहीं 24 अगस्त को चुनाव कराए जाएंगे। ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बेटियों को भी पिता या पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 में संशोधन की व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये बेटियों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए यह साफ कर दिया है कि 5 सितंबर 2005 को संसद ने अविभाजित हिंदू परिवार के उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया था। इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना था। ऐसे में 9 सितंबर 2005 को ये संशोधन लागू होने से पहले भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और संपत्ति का बंटवारा बाद में हो रहा हो, तब भी हिस्सेदारी बेटियों को देनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इसके तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा है कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे, तब भी बेटी को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। आज ही उन्होंने ट्वीट कर कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर दी थी। 70 साल की राहत इंदौरी का इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राहत इंदौरी जी ने अपनी यादगार शायरी से लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन से साहित्य जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। कोरोना संकट के बीच देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का आधार माने जाने वाले भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव इस बार लगातार 2 दिन मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार के तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार।